हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो हम लोग ने लास्ट क्लास में इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861 का ए पोर्शन पढ़ा था, विच वाज सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। हम लोग ने पढ़ लिया था। सो दिस इज़ क्लास 9 सेवा हिस्ट्री टेक्स्ट बुक। ओके, वी आर डूइंग चैप्टर 1। सो कंटिन्यू करते हैं प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। तो हम लोग ने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ लिया है। इट वॉज रिलेटेड टू हाउ सेंटर विल कंट्रोल, मतलब जो भी वाइसरॉय है वो कैसे एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करेगा। प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में प्रोविंसेस को क्या क्या पावर दिए गए थे वो हम लोग पढ़ेंगे। द एक्ट ऑफ 1861 एम्ड एट मेकिंग the state governments powerful by incorporating the provisions of distribution of power between the center and the states। ठीक है, तो पावर का जो है डिसेंट्रलाइजेशन हम लोग ने पहले ही पढ़ लिया। तो सेंटर और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के बीच में पावर डिस्ट्रीब्यूशन करने की सोची गई थी 1861 के एक्ट में। तो द एक्ट ऑफ 1833 deprived the provincial governments of Bombay and Madras presidencies of the power to make laws of its own and entrusted all the legal power at the hands of the Governor General of Bengal। तो हम लोग ने पहले पढ़ा था कि कैसे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का जो था, बंगाल प्रेसिडेंसी का, उसको हेड बना दिया गया था प्रेसिडेंसी ऑफ बॉम्बे और मद्रास के। तो 1833 में क्या हुआ था, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट थे बॉम्बे और मद्रास के, उनको उतना पावर नहीं दिया गया था और फाइनल डिसीजन किसके हाथ में था, पावरफुल कौन था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। लेकिन ये सिस्टम एंड हुआ कब, 1861 के एक्ट में। और उसमें ये प्रोविजन था कि उसमें परमिट किया गया गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास टू क्रिएट लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, तो वही असेंबली क्रिएट की गई जाएगी, लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव मतलब टू मेक लॉ। ओके, तो इसमें कौन होंगे, विथ अ मिनिमम ऑफ 4 एंड मैक्सिमम ऑफ 8 नॉमिनेटेड मेंबर्स। ठीक है, 4 से 8 के बीच में नॉमिनेटेड मेंबर्स होंगे उसमें। और उसमें से जो हाफ ऑफ द मेंबर्स जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होंगे वो लोग नॉन ऑफिशियल मेंबर्स होंगे। और उनका टर्म जो है वो फिक्स किया गया था 2 इयर्स तक रहेगा। ठीक है, अभी तो 5 साल तक होता है ना। हम अभी इंडिया में जो सिस्टम है वो क्या है, जो भी मेंबर्स आते हैं इलेक्ट होके वो 5 साल तक रहते हैं। उस टाइम पे 2 साल तक था और उस टाइम पे नॉमिनेटेड था। फिर एक्ट ऑफ 1861 हम लोग देखते हैं, इट इश्यूड डायरेक्टिव टू क्रिएट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स इन बंगाल प्रोविंस। ओके, तो बंगाल प्रोविंस में भी लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाने के लिए डायरेक्टिव इशू किया गया था एक्ट ऑफ 1861 के द्वारा। दैन नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस में, फिर पंजाब में। ओके, तो क्या हुआ, बंगाल में 1862 में फॉर्म किया गया लेजिस्लेटिव काउंसिल और पंजाब में 1898 में। ओके, फिर 1861 एक्ट में तो लीगल पावर्स मिला था प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ये सब जो बने थे उनको, लेकिन ये पावर सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पावर थी उससे ज़्यादा नहीं था। ओके, इट वाज जस्ट लिमिटेड, बट एट द सेम टाइम इट एंडोर्ड द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल विथ अनलिमिटेड पावर्स। लेकिन गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पास तो अनलिमिटेड पावर्स ही रहा। ठीक है, बाकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास उतना नहीं था, लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास, लेकिन गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पास अनलिमिटेड पावर्स था। मतलब ही कुड टेक एनी डिसीजन ऑफ इट्स ओन, उसको कोई रोकेगा नहीं। Consequently, legal powers of provincial governments were reduced enormously. It is worth mentioning here that the laws framed by the provincial and central councils required the consent of the Governor General of Bengal। तो यही था अनलिमिटेड पावर्स का मतलब, कि प्रोविंशियल काउंसिल में या फिर प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली में कोई अगर लॉ बना या फिर सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में कोई लॉ बना तो उसको मान्यता तभी दी जाएगी जब तक गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल उसको कंसेंट नहीं दे देते। अगर उन्होंने मना कर दिया तो ये लॉ भी नहीं होगा। ही एन्जॉयड द राइट काइंड ऑफ प्रोमलगेशन ऑफ ऑर्डिनेंस हिमसेल्फ। और उनके पास एक और अधिकार था गवर्नर जनरल के बाद, कि वो खुद से एक लॉ ला सकते थे। ओके, ऑर्डिनेंस वही होता है। ही कुड एक्सरसाइज एनी काइंड ऑफ पावर्स विदाउट कंसल्टिंग द काउंसिल। एक और बहुत बड़ा पावर क्या था, कि वो कोई भी पावर्स यूज़ कर सकते थे विदाउट इवन कंसल्टिंग सेंट्रल काउंसिल्स और प्रोविंशियल काउंसिल्स को सलाह लेने की ज़रूरत नहीं थी। उनको अगर मन किया उन्होंने वही डिसीजन ले लिया। बट despite its many defects, the Act of 1861 was a memorable act because it was the beginning of representative institution and legislation in the constitutional history of India। अगर हम लोग constitutional history of India के हिसाब से देखें और अब तक अभी इस स्टेज में प्रेजेंट डे में हम लोग देखें तो
इसमें 1861 के एक्ट में बहुत डिफेक्ट हो सकता है क्योंकि गवर्नर जनरल को इतना सारा पावर मिल गया, लेकिन ये डेवलपमेंट का प्रोसेस है, हम लोग को ये समझना पड़ेगा। और वो 1861 का एक्ट एक बहुत ही टर्निंग पॉइंट था। क्यों? क्योंकि प्रोविंशियल जो काउंसिल है वो बनाने की इजाज़त दी गई और उसको भी लॉ बनाने की इजाज़त दी गई। एंड इट ऑल्सो गिव यू नो इम्पेटस या फिर फोर्स टू रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, मतलब लोगों के द्वारा या फिर लोगों से चुने हुए जो रिप्रेजेंटेटिव है वो लोग लेजिस्लेटिव काउंसिल में जाएंगे और वो लोग लॉज बनाएंगे। ओके।